जब दिल्ली पर कूच करने के लिए तैमूर लंग के 90,000 सैनिक समरकंद में जमा हुए तो पूरे शहर में उनकी एक जगह जमा होने से धूल ही धूल फैल गई। दिल्ली समरकंद के दक्षिण पूर्व में था, वहां से करीब 1,000 मील दूर। दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता शायद दुनिया का सबसे कठिन रास्ता था, जो हिंदुकुश की पहाड़ियों के ऊपर से होकर जाता था। बीच में अनेक नदियां, पथरीले रास्ते और रेगिस्तान थे, जो दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता और दुर्गम बना देते थे। यदि इनसे पार पा भी लिया जाए तो तैमूर की सेना का सामना भीमकाय हाथियों से होना था, जिनको तैमूर और उसकी सेना ने पहले कभी नहीं देखा था। उनके बारे में उसने कहानियां जरूर सुन रखी थी कि वो आनन फानन में न सिर्फ घर और पेड़ उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि सामने की दीवार को भी रौंदते हुए चले जाते हैं। उनकी सूंडों में इतनी ताकत थी कि वो उनमें लपेट कर किसी भी सैनिक को नीचे फेंककर अपने पैरों से कुचल सकते थे। उस समय दिल्ली की हालत भी ठीक नहीं थी। वर्ष 1338 में फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद दिल्ली में अशांति फैली हुई थी। मशहूर इतिहासकार सर जॉर्ज डनबर अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं, फिरोज की मौत के 10 सालों के अंदर एक के बाद एक दिल्ली में 5 बादशाहों और उनके पोतों और उनके छोटे बेटे ने राज किया था। दिल्ली के अंदरूनी हालत ये थी कि वो एक तरह से किसी भी बाहरी आक्रांता को हमला करने के लिए न्योता दे रही थी। समरकंद से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही चढ़ाई शुरू हो गई थी। तैमूर के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने 90,000 सैनिकों के साथ उनकी दुगनी संख्या में घोड़ों को किस तरह दुनिया की छत के पार ले जाया जाए। रास्ता इतना खतरनाक था कि कई घोड़ों ने वहां फिसलकर अपना दम तोड़ दिया था। एक समय ऐसा भी आया कि जब कई लड़ाइयां जीत चुके तैमूर को घोड़े की पीठ से उतरकर एक साधारण सिपाही की तरह पैदल चलना पड़ा। उनका अनुसरण करते हुए उनके सारे सैनिक भी पैदल चलने लगे। अगस्त आते आते तैमूर की सेना काबुल पहुंच चुकी थी। दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में तैमूर ने करीब 1 लाख हिंदू लोगों को बंदी बना लिया था। दिल्ली के पास पहुंचकर लोनी में तैमूर ने अपना शिविर लगाया और यमुना नदी के पास ही एक टीले पर खड़े होकर हालात का जायजा लिया। हालांकि तब तक आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत बहुत घट चुकी थी, लेकिन तब भी उसकी 4 दीवारी के अंदर 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक और 120 हाथी तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। तैमूर को डर था कि अगर दिल्ली के सैनिक उन पर हमला करते हैं तो उनके साथ साथ चल रही 1 लाख हिंदू बंदी उनका हौसला बढ़ाएंगे और उनके समर्थन में उठ खड़े होंगे। जस्टिन मरोजी लिखते हैं, तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल उनके समर्थन में कहीं उठ खड़े ना हो, इसलिए जस्टिन मरोजी लिखते हैं कि तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे इन बंदियों के विद्रोह का इतना डर था कि उसने उसी जगह पर एक एक बंदी को मारने का आदेश दे दिया था। तैमूर के साथ चल रहे धार्मिक मौलानाओं तक की ड्यूटी लगाई गई कि वो उन बंदियों की अपने हाथ से हत्या कर दें। बाद में सर डेविड प्राइस ने अपनी किताब मेमोरीज ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ द हिंडन हिस्ट्री में लिखते हैं, मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। उस समय तैमूर को एक दूसरी चिंता भी सता रही थी।
उन्होंने अपनी आत्मकथा उर्फ तैमूरी में लिखा कि मेरी सबसे बड़ी चिंता थी ताकतवर भारतीय हाथी। हमने समरकंद में उनके बारे में कहानियां सुन रखी थी और पहली झड़क में हमने उनके कारनामे भी देख लिए थे। उनके चारों तरफ फिरा बख्तर लगा होता था और उनकी पीठ पर हौदों में मसाल फेंकने वाले लोग, तीरंदाज और महावत बैठे रहते थे। ऐसी अफवाहें थी कि हाथी के बाहरी दांतों में जहर लगा हुआ होता था जिनको वो लोगों के पेट में घुसा देते थे। उनके ऊपर तीरों और बर्छों का कोई असर नहीं होता था। तैमूर ने तीरंदाजों को आदेश दिया कि वो हाथियों के महावतों को अपने तीरों का निशाना बनाएं। तैमूर एक ऊंचे टीले पर था जहां से वो लड़ाई का पूरा दृश्य देख सकता था। लड़ाई शुरू होने से कुछ समय पहले तैमूर ने घोड़े से उतरकर जमीन पर सजदा कर जीत की दुआ मांगी। तैमूर ने देखा कि एक इलाके में हाथियों के कारण उनके सैनिकों के बीच कुछ कोलाहल है। उसने इसके लिए पहले से ही योजना बना रखी थी। अब उसको अपनी जामा पहनाने का वक्त आ गया था। उसने अपने सैनिकों से कहा कि वो पीठ पर सूखी घास और लकड़ी लादे ऊंटों को आगे करें। जैसे ही हाथी उनके सामने आए, ऊंटों की पीठ पर रखी घास और लकड़ियों में आग लगा दी गई। जस्टिन मरूसी लिखते हैं, अचानक पीठ पर जलती ही आग के साथ ऊंट हाथियों के सामने आ गए। हाथी डरकर अपने ही सैनिकों की तरफ मुड़ गए और उन्होंने अपने ही सैनिकों को कुचलना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि मल्लू खां के सैनिकों के बीच अफरा तफरी मच गई। उसी समय तैमूर लड़ाई का नेतृत्व खुद अपने सेनापति को देकर खुद लड़ाई में कूद गया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी थी। मैं दाएं बाएं तलवार और कुल्हाड़ी चलाता हुआ चल रहा था। मैंने 2 बार हाथियों की सूंड काट डाली और जिसकी भी सूंड काटी वो हाथी घुटने टेक कर एक करवट लेट गया और उसके हौदे पर बैठे सैनिक जमीन पर गिर गए। तभी शहर से निकलने वाले बड़ी बड़ी मूंछों वाले हिंदी सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की। मेरे दोनों हाथ इतनी तेजी से वार कर रहे थे कि खुद मुझे अपनी ताकत और फुर्ती पर ताज्जुब हो रहा था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले सिपाही हमारे आगे ढेर होते जा रहे थे और हम धीरे धीरे शहर के दरवाजे के पास पहुंच रहे थे। इस बीच तैमूर फिर घोड़े पर सवार हो गया। जब वो एक खाली जगह पर पहुंच गया तो उसके हाथ से घोड़े की एड़ छूट गई। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैंने हैरान होकर मशाल की रोशनी में अपना हाथ देखा। पता चला कि एड़ के हाथ से फिसलने का कारण मेरा खुद का खून था, जिससे मेरा हाथ भीग गया था। मैंने अपने ऊपर नजर डाली तो मेरे सारे कपड़े खून से तरबतर थे। मुझे लगा कि किसी खून के तालाब में फेंक कर मुझे बाहर निकाला गया है। जब मैंने अपने शरीर को गौर से देखा तो पाया कि मेरी दोनों कलाइयाँ घायल हो चुकी थीं और मेरे दोनों पैरों पर 5 जगह घाव लगे थे। लेकिन तब तक तैमूर के सैनिक दिल्ली के अंदर दाखिल हो चुके थे। उसके एक दिन बाद तैमूर एक विजेता की तरह दिल्ली के अंदर घुसा। दिल्ली की दीवारों के भीतर एक तंबू गाड़कर आनन फानन में तैमूर का दरबार बनाया गया। दिल्ली के सुल्तान महमूद और मल्लू खां अपने लोगों को आक्रांताओं के रहन पर छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए। जस्टिन मरूसी लिखते हैं, एक एक कर 100 के करीब बचे हुए हाथियों को तैमूर के सामने लाया गया। उन्होंने घुटने के बल बैठकर और अपनी सूंड उठाकर दिल्ली के नए मालिक तैमूर को सलामी दी। लड़ाई खत्म होने के बाद तैमूर के सैनिकों ने
घर घर जाकर ये बताना शुरू कर दिया कि उन्हें कितना हर्जाना देना होगा। कुछ सैनिक अपने साथियों के लिए शहर में अनाज की लूटपाट करने लगे। शराफुद्दीन अभी यास्ती का मानना है कि उस समय दिल्ली शहर सीमा के अंदर तैमूर लंग के 15,000 सैनिक पहुंच चुके थे। तभी तैमूर के सैनिकों और दिल्ली वासियों के बीच कुछ कहासुनी हो गई। मोहम्मद कासिम फरिश्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ द हिडन पावर इन इंडिया में लिखते हैं, हिंदुओं ने जब देखा कि उनकी महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर अपने ही घरों में आग लगा दी। यही नहीं, वो अपनी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद तो दिल्ली में वो नरसंहार देखने में आया कि सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर की पूरी सेना दिल्ली में घुस आई। थोड़ी देर में दिल्ली वासियों ने हथियार डाल दिए। मंगोलों ने दिल्ली वासियों को पुरानी दिल्ली तक खदेड़ दिया। वहां कुछ लोगों ने एक मस्जिद के अहाते में शरण ली। जस्टिन मरोजी लिखते हैं, तैमूर के 500 सैनिकों और 2 अमीरों ने मस्जिद पर हमला कर वहां शरण लिए हुए एक एक व्यक्ति को मार डाला। उन्होंने उनके काटे हुए सिरों की एक मीनार सी बना दी और उनके कटे हुए शरीर चील और कौओं के लिए खाने के लिए छोड़ दिए। लगातार 3 दिन तक ये कत्लेआम चलता रहा। गियासुद्दीन अली ने अपनी किताब में डायरी ऑफ तैमूर कैंपेन इन इंडिया में उस समय की घटनाओं पर रोशनी डालते हुए लिखा, तातार सैनिक दिल्ली वासियों पर इस तरह टूट पड़े जैसे भूखे भेड़ियों का झुंड भेड़ों के समूह पर टूट पड़ता है। नतीजा ये रहा कि अपने धन दौलत, जवाहरातों और इत्र के लिए मशहूर दिल्ली जलते हुए नर्क में बदल गई, जिसके कोने कोने से सड़ रही लाशों की बदबू आ रही थी। अपने सामियाने में आराम कर रहे तैमूर लंग को दिल्ली में चल रहे इस कत्लेआम की कोई भनक नहीं थी। तैमूर के सिपह सालार ने दिल्ली की जनता पर जुल्म ढाकर उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके साथी इस बारे में तैमूर को सूचित करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों को शक है कि तैमूर को इस नरसंहार की हवा नहीं थी। तैमूर की सेना अपने अनुशासन के लिए विख्यात थी। ऊपर के आदेश के बिना वो इस तरह की लूटपाट और कत्लेआम नहीं कर सकती थी। उन्हें लूटपाट के लिए तैमूर का हुक्म मिला हो या नहीं, लेकिन तैमूर के सैनिक दिल्ली की समृद्धि से हतप्रभ थे। यास्ती का कहना है कि चारों तरफ सोना, चांदी, जेवर, मोती, कीमती पत्थर, सिक्के और कीमती कपड़े फैले हुए थे। तैमूर दिल्ली में सिर्फ 2 हफ्ते रहा। इस बीच उसने स्थानीय शहजादों का आत्मसमर्पण और नजराना स्वीकार किया। दिल्ली के कई हस्तशिल्प कलाकारों को उनके हाथों में जंजीर बांधकर अपने साथ समरकंद ले गया। जाने से पहले तैमूर लंग ने खिज्र खां को आज की पंजाब और ऊपरी सिंध का गवर्नर नियुक्त किया। दिल्ली में जानबूझकर उसने कोई शासक नहीं नियुक्त किया। वहां की शासन के लिए बच गए शहजादों के बीच कई सालों तक संघर्ष होता रहा। कुछ समय बाद मल्लू खां और सुल्तान शाह भी लौटकर इस संघर्ष में शामिल हो गए। तैमूर की कभी भी शासन करने में दिलचस्पी नहीं थी। राज्यों को जीतने का ही उसके जुनून था। इसके लिए कई इतिहासकारों ने उसकी आलोचना की है। कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते तैमूर के हाथ में एक फोड़ा निकल आया। जब उसने काबुल पार किया तो उसके दोनों हाथों
और पैरों में छाले हो गए। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो घोड़े की पीठ पर बैठने लायक भी नहीं रहा। उसने हिंदुकुश के पहाड़ों का सफर एक घोड़े के बछड़े की पीठ पर बैठकर किया। समरकंद में घुसने से पहले तैमूर ने अपने पिता की कब्र पर अपना सिर झुकाया। उधर समरकंद से 1000 मील दूर दिल्ली खंडहर में बदल गई। भारतीय सुल्तानों की कई पीढ़ियां द्वारा जमा की गई अथाह दौलत कुछ दिनों में ही उनके हाथ से जाती रही। यही नहीं, सल्तनत के अनाज के भंडार और खड़ी हुई फसलें भी बर्बाद हो गईं। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वहां बच गए लोग भूखमरी से मरने लगे और करीब 2 महीनों तक पक्षियों तक ने दिल्ली का रुख नहीं किया। दिल्ली को उस हालत से उबरने में पूरे 100 सालों का समय लग गया।